दोस्तों, आज के इस मॉडर्न दौर में जब भी दुनिया के अंदर कोई बड़ी जंग लड़ी जाती है तो वो एक नहीं बल्कि 3 अलग अलग लेवल पर लड़ी जाती है। इन 3 अलग अलग लेवल्स में से जो सबसे निचला और पहला लेवल होता है वहाँ पर तो वही जंग लड़ी जा रही होती है जो हमको अपनी आंखों से भी नजर आती है, मतलब कि ज़मीनी जंग, हवाई जंग और समुद्री जंग। जबकि जो दूसरा और बीच का लेवल होता है वहाँ पर इकोनॉमिक और साइबर फ्रंट पर जंग लड़ी जा रही होती है। जबकि जो तीसरा और सबसे ऊपर वाला लेवल होता है वहां पर लड़ाई हो रही होती है इंफॉर्मेशन की। जी हाँ, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। अब हैरानी की बात यह है कि आजकल ईरान और अमेरिका के बीच लड़ी जा रही खतरनाक जंग में ये जो जंग का सबसे निचला लेवल है ये किस तरफ जाएगा, इसका नतीजा क्या रहेगा, ये भले ही किसी को ना पता हो, लेकिन जंग के जो दोनों ऊपर के लेवल हैं वहां पर ईरान अमेरिका के ऊपर बहुत भारी पड़ा है। बल्कि ये कहना बेहतर होगा कि वो ईरान के जो कागजों पर अमेरिका के मुकाबले में ताकत के मामले में कहीं नहीं ठहरता है, उसने ऊपर के दोनों ही लेवल्स पर अमेरिका को बुरी मात दी है। सबसे पहले अगर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की ही बात कर लें तो जंग के बिल्कुल पहले ही दिन से ईरान ने मीडिया के फ्रंट पर इस जंग को जिस तरह से लड़ा है उसने दुनिया के बड़े बड़े एक्सपर्ट्स को भी हैरान करके रख दिया है। उनके बड़े बड़े लीडर्स के मीडिया को दिए गए बयान हों, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स हों, इवन उनकी जो एम्बेसीज के भी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, ये जिस तरीके से रिप्लाई कर रहे हैं, जिस तरीके से एक्टिव रहते हैं, वो इस जंग में बड़ा किरदार अदा कर रहा है। यही वजह है कि अब ये लिखा जा रहा है कि ईरान ने जिस तरीके से मीडिया फ्रंट पर जंग की है इसको अगले कई दशकों तक स्टडी किया जाएगा ताकि दुनिया की बाकी ताकतें भी बिल्कुल इसी चीज को अपने दुश्मन के खिलाफ इस्तेमाल कर सकें। अब अगर नीचे आए और दूसरे लेवल पर मौजूद ये जो इकोनॉमिक और साइबर वॉरफेयर है, इसमें से सबसे पहले इकोनॉमिक फ्रंट की बात करें तो इसके बारे में तो हम सभी ही जानते हैं कि ईरान ने सबसे बड़ा हथियार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बनाया है। जबकि जो दूसरी चीज़ है जो इकोनॉमिक वॉरफेयर में अहम किरदार अदा कर रही है वो दरअसल हथियारों की कीमतों में बड़ा फर्क है। और इन दोनों ही फैक्टर्स के बारे में आप अच्छी तरह से जानते होंगे, जंग के बिल्कुल शुरुआत से ही अलग अलग एक्सपर्ट्स की ज़बानी सुनते आए होंगे। और इकोनॉमिक फ्रंट के यही दो फैक्टर्स भी हैं कि जो हर दूसरे दिन डोनाल्ड ट्रंप को एक नया ट्वीट करने पर मजबूर करते हैं जिसमें वो गालियों के साथ ईरान को सीज फायर कर लेने की धमकी दे रहे होते हैं। अब आखिर में नंबर आता है साइबर वॉरफेयर का, जहां पर ईरान ने इस जंग में सबसे ज्यादा हैरान किया है। वैसे आमतौर पर यही देखा गया है कि वेस्टर्न मीडिया के जरिए से दुनिया को ईरान को लेकर ये मैसेज देने की कोशिश की जाती रही है कि ईरान तो एक पिछड़ा हुआ देश है, एक ऐसा पिछड़ा हुआ देश कि जिसको ऐसे मजहबी लोग चलाते हैं कि जिनका मॉडर्न एजुकेशन से या फिर एडवांस टेक्नोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है। मगर इस जंग की वजह से अब दुनिया के बहुत सारे लोगों को पहली बार ये पता चल रहा है कि ईरान के हैकर्स दुनिया के सबसे खतरनाक हैकर्स में गिने जाते हैं। साइबर वॉरफेयर में ईरान की जो रैंक है वो पूरी दुनिया में टॉप 5 में आती है। जी हाँ, खुद ईरानियन मिलिट्री के दावे के मुताबिक तो वो आज अमेरिका, चाइना और रशिया के बाद दुनिया की चौथी सबसे बड़ी ताकत है साइबर वॉरफेयर में। जबकि अगर ईरान के दावे के अलावा बाकी दुनिया पर भी नजर डाल ली जाए तो बाकी सारे लोग भी इनको चौथी या फिर 5वीं ही पोजीशन देते हैं, जिसका मतलब ये है कि वाकई ईरान साइबर वॉरफेयर में हद से ज्यादा ताकतवर है। वैसे आज ये जो ईरान के हैकर्स पूरी दुनिया के अंदर इतने ज्यादा ताकतवर और खतरनाक समझे जाते हैं, इसके पीछे भी एक बड़ी ही दिलचस्प कहानी है। दरअसल हुआ ये था कि 2009 और 10 के आसपास में इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान की जो एक न्यूक्लियर फैसिलिटी थी उसके अंदर मौजूद जितने भी कंप्यूटर डिवाइसेस या बाकी टेक्निकल इक्विपमेंट्स थे उनके अंदर एक ऐसी खास चीज डाल दी थी, या आप ये कह सकते हैं कि खुफिया तौर पर एक वायरस डाल दिया था, जिसकी वजह से पल भर के अंदर ही इनकी पूरी की पूरी न्यूक्लियर फैसिलिटी तबाह हो गई थी। मतलब फिजिकली तो सब कुछ सलामत था, लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो एक सेकंड के अंदर पूरी की पूरी फैसिलिटी ही डेड हो चुकी थी। इजराइल के इस बड़े साइबर अटैक ने ईरान के लोगों को दिमागी तौर पर पूरी तरीके से हिला कर रख दिया था, क्योंकि वो बार बार यही सोच रहे थे कि आखिर वो कुछ क्यों ना कर सके, और उनके दुश्मन ने हजारों किलोमीटर दूर बैठे बैठे ही उनकी इस पूरी फैसिलिटी को बड़ा नुकसान पहुंचा दिया। बस इसी बड़े साइकोलॉजिकल झटके के बाद ही ईरान ने डिसाइड किया कि अब वो भी साइबर वॉरफेयर में उतरेगा। फिर ईरान न सिर्फ उतरा बल्कि इतनी तेजी के साथ आगे बढ़ा कि
कि अगले चंद सालों में ही वो साइबर वॉरफेयर में इतना ज़्यादा ताकतवर हो गया कि अगर दुनिया के 3-4 देशों को छोड़ दिया जाए तो बाकी दुनिया का कोई भी देश उसके आसपास भी नहीं भटकता है। अब वैसे तो साइबर फ्रंट पर ईरान अलग अलग तरीकों से ऑपरेट करता है, मतलब उसकी जो IRGC है उसकी अपने हैकर्स हैं, अपनी टीम्स हैं। इसके अलावा उनकी जो मेन आर्मी है वो बिल्कुल एक कन्वेंशनल वे में ऑपरेट करती है जैसे दुनिया के बाकी देश करते हैं। मगर ईरान के केस में जो असली प्लेयर्स हैं, जो असली खिलाड़ी हैं, वो दरअसल ईरान या दुनिया के बाकी इलाकों में बैठे हुए वो आज़ाद हैकर्स हैं या हैकिंग करने वाले लोगों के वो कुछ ग्रुप हैं कि जो ऑफिशियली तो ईरान से एफिलिएटेड नहीं हैं, उससे उनका नाम जुड़ा हुआ नहीं है, मगर काम ईरान के ही लिए करते हैं। और ईरान के लिए काम करने वाले कुछ ऐसे ही ग्रुप में जो सबसे बड़ा नाम है वो है हंदाला का, जिसको बहुत सारे लोग हैंडला या फिर हंजला वगैरह भी कहते हैं। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है कि जब 11 मार्च 2026 के दिन, मतलब इस जंग के दौरान ही, अमेरिका की जो एक कंपनी है स्ट्राइकर के, जिसको दुनिया की सबसे बड़ी मेडिकल टेक कंपनियों में से एक माना जाता है, उसके ऊपर बड़ा साइबर अटैक हुआ ये कि जैसे ही इसके वर्कर्स ने अपना सिस्टम खोला तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि वहां पर कुछ मौजूद ही नहीं था। देखते ही देखते लगभग 80,000 सिस्टम्स का डेटा पूरी तरीके से उड़ चुका था। इवन वो लोग कि जिन्होंने अपने पर्सनल फोन वगैरह को भी अपने ऑफिस के सिस्टम से लिंक कर रखा था, तो उनके फोन्स वगैरह का डेटा भी उड़ गया था। किसी भी डिवाइस में कुछ भी नहीं बचा था। स्क्रीन पर सिर्फ एक ही चीज नजर आ रही थी और वो एक लोगो था कि जिस पर लिखा हुआ था हंदला, मतलब कि इस ग्रुप का नाम। इसके बाद कुछ दिन गुजरे और फिर हम देखते हैं कि अमेरिका की जो सबसे बड़ी जांच एजेंसी है, मतलब कि FBI, उसके जो डायरेक्टर हैं कश पटेल, उनका पर्सनल ईमेल भी हैक हो जाता है। हैकिंग का सेम पैटर्न था, सेम तरीका था। और फिर कुछ वक्त के साथ ही कश पटेल की जो कुछ पर्सनल चीजें थी, इवन तस्वीरें और CV वगैरह, वो भी इंटरनेट पर घूमने लगी। और साथ में एक मैसेज घूम रहा था जिस पर लिखा हुआ था कि ये तो बस अभी शुरुआत है। अब हंदला की और भी एक्टिविटीज पर नजर डालने से पहले आप ये जान लीजिए कि इसका मतलब क्या है और इनका ये जो लोगो है इसका क्या मतलब है। तो दोस्तों, इस ग्रुप का ये जो नाम है या फिर इसका ये जो लोगो भी है, ये दोनों की दोनों ही चीजें एक कैरेक्टर से इंस्पायर हैं, जिसको एक मशहूर फिलिस्तीनी कार्टूनिस्ट नाजी अल अली की तरफ से बनाया गया था। ये कार्टून दरअसल 10 साल के एक फिलिस्तीनी रेफ्यूजी बच्चे को दिखाता है जो उदासी में हमेशा अपना मुंह दूसरी तरफ करके खड़ा रहता है। ये उस दौर में ही पूरी दुनिया के अंदर काफ़ी मशहूर हुआ था और अगली कई दहाइयों के लिए दुनिया भर में फिलिस्तीनी जो रेफ्यूजीज हैं उनका सिंबल बन गया था। और फिर आगे चलकर यहीं से ही इस नाम को और इस कार्टून को एक ऐसे ग्रुप ने अपना लिया कि जो ईरान के लिए काम करता है, मतलब कि हंदला ग्रुप। अभी कुछ दिन पहले ही जब अमेरिका की स्ट्राइकर कंपनी पर इस हंदला ने अटैक किया था, जिसके बारे में हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, तो इसकी जिम्मेदारी हंदला ने ये कहते हुए ली थी कि ये जवाब है अमेरिका के उस हमले का कि जो उसने ईरान के एक स्कूल पर किया था, कि जिस हमले की वजह से लगभग 180 बच्चियों की जान चली गई थी। वैसे दोस्तों, ये जो हंदला ग्रुप है ये दुनिया की नज़रों में पहली बार उस वक्त ही आना शुरू हो गया था कि जब अक्टूबर 2023 में गाजा के अंदर इजराइल ने अपनी कार्रवाई शुरू की थी। उसके बाद लगातार वेस्टर्न वर्ल्ड में और ख़ास तौर से इजराइल में ये जो साइबर अटैक की एक बड़ी लहर दिखाई दी थी। जगह जगह पर हमले होते रहे थे और सिस्टम हैक होते रहे थे। इन तमाम में लगातार इसी हंदला का ही नाम आता रहा था। हंदला ने इजराइल के अंदर कभी तो टेक कंपनीज के सिस्टम को हैक किया, कभी सरकारी दफ्तरों के सिस्टम को, और कभी तो उस कंपनी के सिस्टम को ही हैक कर लिया कि जो इजराइल के मशहूर एयर डिफेंस सिस्टम, मतलब कि आयरन डोम के लिए रडार बनाती है। इजरायली लोग सायरन की आवाज सुनकर जैसे ही अपने घरों से निकलकर बॉम्ब शेल्टर की तरफ भागते थे, तो उसी वक्त ही हंडला की तरफ से इनके मोबाइल पर एक मैसेज भेजा जाता था। अब ये सारे लोग ये सोचकर कि ये कोई इमरजेंसी मैसेज होगा उसको खोल लिया करते थे और फौरन ही इन इजरायली लोगों का तमाम डेटा हंदला के पास चला जाता था। इतना ही नहीं, हंदला ने तो इजराइल के बड़े बड़े लीडर्स की खुफिया तस्वीरें भी लीक करनी शुरू की, जिन लीडर्स में एक नाम बेनी गैंट्स का भी था जो इजराइल के पूर्व डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं। इतना ही नहीं, हंदला की तरफ से एक बार 30 के करीब ऐसी तस्वीरें जारी की गईं कि जिनके बारे में दावा किया गया कि ये इजराइल की न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर की तस्वीरें हैं। साथ ही में कुछ स्क्रीनशॉट्स भी थे कि जिनमें ऐसे लोगों के नाम थे कि जिनको लेकर हंदला का दावा था कि ये वो साइंटिस्ट हैं कि जो इजराइल की न्यूक्लियर फैसिलिटी में काम करते हैं। तो किस्सा मुख्तसर ये है कि अक्टूबर 2023 के बाद अचानक से हंदला ने इजराइल के ऊपर साइबर अटैक करने शुरू किए थे और लगातार इन अटैक का सिलसिला जारी रहा। कभी टेक कंपनीज के ऊपर, कभी बिजली, पानी और हेल्थ केयर जैसे सिस्टम से जुड़ी हुई फैसिलिटीज के ऊपर, तो कभी डिफेंस सेक्टर पर, और ये सिलसिला यूं ही जारी था। मगर अब जैसे
जैसे ही फरवरी 2026 में ईरान वर्सेस इसराइल एंड अमेरिका की जंग शुरू हुई तो हंदला ग्रुप अब एक बार फिर से और भी ज्यादा तेजी के साथ एक्टिव नजर आने लगा है, जिसकी वजह से अब हम देखते हैं कि पूरे वेस्टर्न मीडिया में आजकल हंदला ग्रुप को लेकर खूब चर्चाएं हैं। मशहूर अमेरिकी अखबार द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने लिखा है कि ईरान के हैकर्स चाइना और रशिया के हैकर्स के जितने ताकतवर तो नहीं हैं, मगर ये उनसे भी ज्यादा खतरनाक इसलिए समझे जाते हैं क्योंकि इनका जो नेचर है, इनका जो काम करने का तरीका है वो बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल है। मतलब इन हैकर्स का जो दुश्मन होता है वो समझ ही नहीं पाता है कि इनका अगला मूव क्या होगा और ये उस मूव को कैसे अंजाम देंगे। और यही वो चीज है कि जो हंदला जैसे ईरानियन ग्रुप को पूरी ही दुनिया में सबसे खतरनाक बनाती है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की अपनी वीडियो को भी हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसे ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।